हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया, स्वस्थ, मस्त। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। और उससे पहले आप लोग ये बताइए कि आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रहा है आपके पास? बढ़िया एकदम। वीडियो की क्वालिटी कैसी है? सब चीज़ ठीक है? तो जल्दी से जल्दी आप लोग सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी और बायोलॉजी का जो चैप्टर 11 है उसको वन शॉट में देखेंगे। और ये चैप्टर 11 क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है ना, यानी जैव प्रौद्योगिकी है और उसके सिद्धांत का प्रक्रम। इससे बहुत सारा ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा 100%। और इससे बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में मिलता है 100%। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना इसका मुख्य टॉपिक होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सारा का सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमारे 2026 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा, सॉरी 25 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे क्या कीजिएगा, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। जितने भी सारे बच्चे हैं ना, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके क्या कीजिए, फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ये ज्वाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और जितने भी सारे बच्चे हैं ना, अगर आप बाबू याद रखना कि 349 वाला कोर्स नहीं लिए हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों का क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, चाहे नोट्स हो, प्यारे बच्चों, है ना, सब चीज मिलने वाला है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जाइए आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से परचेस कर लीजिए, नहीं तो एक नंबर है मेरा 6299248935, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यही दो मेरा नंबर है, ठीक है, इसी पे आपको संपर्क करना है। इसके अलावा कोई और नंबर आपके पास आता है तो पूरा का पूरा फ्रॉड है, ठीक है। तो चलिए बाबू, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और जल्दी से इसको खत्म भी करेंगे, क्योंकि आगे हम लोग को प्रैक्टिस सेट भी करना है 2 बजे से, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी, है ना। जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपसे यही विनती करेंगे कि कमेंट बंद कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, एक एक टॉपिक को समझना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट पे ध्यान रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना तो कंफर्म है। तो आप लोग कमेंट बंद कर दीजिए, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे कमेंट बंद करेंगे और बात बंद करके सिर्फ टॉपिक को लिखना और पढ़ना चालू रखेंगे, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें तो प्राचीन समय में क्या होता था। पहले हम आपको बता दें कि प्राचीन में क्या होता है, किसी भी कोशिका में छेड़छाड़ करके, है ना, किसी भी कोशिका का उपयोग प्यारा बच्चों मानव कल्याण के लिए करना, यानी मानव कल्याण के लिए उसको करना ही क्या कहलाता था, तो हमारा जैव प्रौद्योगिकी कहलाता था। जैसे दूध से दही बनाना, तो दूध को क्या करते थे प्यारा बच्चों, किसी ना किसी सूक्ष्म जीव द्वारा, किसी ना किसी जीवाणु द्वारा उसको हम लोग दही में बदलते थे। जैसे दूध से दही में बदलना किसके कारण से होता है, तो लैक्टोबायलिसिस के कारण होता है ना, यानी दूध से पनीर बनाना हो गया, शराब बनाना, है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पे आटा, है ना, यानी डब सना हुआ आटा, इडली डोसा, ये सब प्यारे बच्चों मानव के कल्याण के लिए किसी की कोशिका में का बदलाव करके, है ना, किसी भी कोशिका का उपयोग करके क्या करते थे, किसी भी सूक्ष्म जीव का उपयोग करके क्या करते थे, उसको मानव कल्याण के लिए उपयोग में लाना ही हमारा प्राचीन में क्या कहलाता था, तो जैव प्रौद्योगिकी कहलाता था, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। लेकिन यहाँ पे अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बात करें तो अनुवांशिक पदार्थ जैसे हमारे डीएनए में चेंज करना, है ना, डीएनए में छेड़छाड़ करना, डीएनए में चेंज करके उसको मानव कल्याण के लिए उपयोगी लाना, है ना, मानव कल्याण के लिए बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, तो वर्तमान में हमारा जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्राचीन काल में, सुनिएगा यहाँ पे सभी बच्चे, कि प्राचीन काल में जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा, है ना, जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा मानव हेतु उपयोगी पदार्थ या प्रक्रम के विकास को ही हम लोग क्या कहते थे, तो जैव प्रौद्योगिकी कहते थे, है ना, यानी बायोटेक्नोलॉजी कहते थे। इसे प्राचीन में जैव प्रौद्योगिकी भी कहा जाता था, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करें प्यारे बच्चों, जैसे हमारा सिरका, दही, शराब, ये सब तो हमने अभी बताया कि किसी ना किसी सूक्ष्म जीव का प्रयोग होगा तभी ये बनेगा, है ना। जैसे दूध से दही बनाना होगा तो लैक्टोबैलिसिस जीवाणु आपको लगेगा, है ना। तो मानव कल्याण के लिए कोशिका का प्यारे बच्चों क्या उपयोग करना, सूक्ष्म जीव का उपयोग करना, है ना, ये हमारा क्या कहलाता था, तो बायोटेक्नोलॉजी प्राचीन में कहलाता था। लेकिन वर्तमान में क्या, कि किसी भी अनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए में छेड़छाड़ करके, है ना, उसको मानव कल्याण के लिए बनाना, है ना, मानव के कल्याण के लिए उपयोग करना ही हमारा क्या कहलाता है, तो प्यारे बच्चों वर्तमान में हमारा क्या कहलाता है, तो जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दे,
जैसे हम प्लांट का ही एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास दो प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास क्या है, दो प्लांट है। एक प्लांट ये है और एक प्लांट हमारा कोई और है, मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया बाबू, हमने बताया कि इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा है। ये जो प्लांट है ना, इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है। यहाँ पे लिख देते हैं रोग प्रतिरोधक, इसका रोग प्रतिरोधक क्या है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये जो प्लांट है इसका क्या है प्यारे बच्चों कि रोग प्रतिरोधक बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें फल उतना नहीं लगता है, ठीक है। इसमें ये जो पौधा है ना, ये जो पौधा है प्यारे बच्चों, ये जो प्लांट है, इसमें क्या होता है, ये जो पेड़ है इसमें क्या होता है कि इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा है ना, इसमें जीवाणु का काम है, मतलब किसी भी हानिकारक जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं इसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फल कम होता है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जो फल होता है यहाँ पे लिख देते हैं फल कम होता है, फल कम होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जितना भी फल होता है ना वो सारा का सारा क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। यानी इस पे कीड़े उड़े जीवाणु वाड़ी किसी भी वातावरण का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और एक हमारा प्लांट ये है जिसका रोग प्रतिरोधक अच्छा नहीं है, जिसका हम लोग लिख देते हैं प्यारे बच्चों की एक प्लांट ये है जिसका क्या है, रोग प्रतिरोधक अच्छा नहीं है। लिख देते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्या है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, रोग प्रतिरोधक अच्छा नहीं है, ठीक है। इसका क्या है प्यारे बच्चों, रोग प्रतिरोधक इसका अच्छा नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें फल बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, इस प्लांट में फल ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा होने का कारण क्या है कि अब इसमें क्या होता है कि जो फल होता है ना उसमें कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि इसका क्या है, रोग प्रतिरोधक अच्छा नहीं है। क्या है, इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा नहीं है, इसलिए इस पे जो फल लगते हैं उस पे क्या होते हैं, कीड़े लग जाते हैं ना, क्योंकि ये हर वातावरण में सेटिस्फाइड अपने को नहीं कर पाता है और प्यारे बच्चों अपने आप को अनुकूल नहीं रख पाता है। जबकि ये हर वातावरण में किसी भी प्यारे बच्चों इस पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका क्या है, रोग प्रतिरोधक अच्छा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसमें प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये कोई डीएनए है ना, ये कोई डीएनए है, तो इसमें कोई ना कोई उपस्थित जीन होगा जिसके कारण क्या होगा कि इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा होगा। तो इसी जीन को क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि इस प्लांट में किसी भी प्रकार से क्या करेंगे, जीन गन के द्वारा चाहे किसी के भी द्वारा हम लोग क्या करेंगे, स्थानांतरित कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पहले से इसका तो फल अच्छा हो रहा है, फल ज्यादा लगता था, और इसके में क्या जो प्यारे बच्चों जो जीन है जिसके कारण इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा है, उस जीन को क्या करेंगे, इस पौधे में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या होगा, इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा हो जाएगा और प्यारे बच्चों फल भी ज्यादा लगेगा। तो मानव कल्याण के लिए हमने क्या किया, इसके जीन में परिवर्तन किया। तो इसी को क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों याद रख लेना है कि इसी को जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो क्लियर स्पष्ट एक बार बता दीजिए कि जैव प्रौद्योगिकी आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। और ये 2014 के एग्जाम में जैव प्रौद्योगिकी याद रखना है कि 2014 के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार बता दीजिए। हो गया, हो गया। चलिए चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी तो आपने पढ़ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अब आगे आइए, अगला क्या है प्यारे बच्चों कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत है ना। ये जो जैव प्रौद्योगिकी है 2 सिद्धांत पे कार्य करता है। जो ये जो जैव प्रौद्योगिकी है प्यारे बच्चों, जो बायोटेक्नोलॉजी है 2 सिद्धांत पे कार्य करता है। पहला क्या है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी है ना। ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी है ना, अनुवांशिक अभियांत्रिकी है। और दूसरा क्या है बच्चे, तो दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि दूसरा हमारा रासायनिक अभियांत्रिकी है ना। यानी याद रखना है कि जैव प्रौद्योगिकी 2 सिद्धांत पे कार्य करता है। पहला है अनुवांशिक अभियांत्रिकी और दूसरा क्या है बच्चे, तो हमारा है रासायनिक अभियांत्रिकी, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं कि सबसे पहले कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या होता है। तो प्यारे बच्चों अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में क्या होता है कि याद रखना है कि जो डीएनए होते हैं ना, जो डीएनए होता है, ठीक है, उसको तोड़ना है ना, उसको काटना है ना, उसको प्यारे बच्चों स्थानांतरित करना, यही सब क्या आता है। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि कोई प्लांट है ना, हमने आपको यहाँ पे समझाया कि ये कोई प्लांट है, तो इसमें प्लांट है तो प्यारे बच्चों कोई ना कोई जीन होगा ना, कोई ना कोई जीन होगा, और इसी जीन को क्या करेंगे कि इसके डीएनए में क्या करेंगे, हम लोग स्थानांतरित कर देंगे। इसके डीएनए में क्या करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, स्थानांतरित कर देंगे। ये डीएनए मान लीजिए कि इसमें क्या कर दिए हम लोग, स्थानांतरित कर दिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि इसके लिए काटने के लिए चाहिए है ना, यानी डीएनए को काटना, उसको जोड़ना है ना, प्यारे बच्चों उसको स्थानांतरित करना, यही क्रिया किसमें आती है, तो बाबू याद रखना है कि यही क्रिया आती है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में है ना, कि इसको डीएनए को काटना, डीएनए को जोड़ना है ना, डीएनए को स्थानांतरित करना, ये सब क्रिया किसमें आती है, तो ये प्यारे बच्चों याद रखना है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आती है, ठीक है। अब रासायनिक अभियांत्रिकी क्या होता है, इसमें एक रोग मुक्त क्या किया जाता है, वातावरण तैयार किया जाता है। और प्यारे बच्चों
मान लीजिए कि डीएनए को काटने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। डीएनए को जोड़ने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी ये रासायनिक अभियांत्रिकी में आएगा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी होते हैं ये रासायनिक, मतलब याद रखना है कि रासायनिक अभियांत्रिकी में आते हैं। और डीएनए को काटना, जोड़ना, स्थानांतरित करना, ये सब क्या आता है? तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत आता है। इतना स्पष्ट हुआ? एक बार बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सभी बच्चे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं और फटाफट से, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बाबू, ये बहुत आसान चैप्टर है और आपको समझने का बस फेर है कि कैसे आप समझ सकते हैं इसको, कैसे आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिखा गया है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या है, तो लिखिएगा कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉल बर्ग को माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव बनेगा कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के जनक किसे माना जाता है? तो पॉल बर्ग को माना जाता है। देखिए अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत क्या आएगा कि जीवों में वांछित लक्षण के प्रारूप प्राप्त करने के लिए अनुवांशिक पदार्थ, जिन या डीएनए खंडों को जोड़ना है ना, हटाना, ठीक करने के अनुवांशिकी, मतलब ठीक करना ही क्या कहलाता है? तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाता है। तो जैसे हमने आपको यही बताया कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत क्या आता है, तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत क्या आता है प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या आएगा? डीएनए को काटना, डीएनए को जोड़ना है ना, डीएनए को अलग करना, डीएनए को स्थानांतरित करना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा बाबू, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पे इसका याद रखिएगा कि पॉल बर्ग को माना जाता है इसका जनक। ठीक है, अब जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए अनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए, हमारा अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए को जोड़ना, हटाना, ठीक करना, उसको स्थानांतरित करना, इसको क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहा जाता है। अब बताया रासायनिक अभियांत्रिकी। अब रासायनिक अभियांत्रिकी में क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों इस डीएनए को काटने के लिए एंजाइम चाहिए है ना, डीएनए को जोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए बाबू, इन सबको चाहिए ना एंजाइम, तो उसको क्या कहते हैं? वो सब आ जाएगा किसमें? तो रासायनिक अभियांत्रिकी में। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको पता चल गया कि नहीं? पता चल गया। अब चलिए यहाँ पे आते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है अब इसको हम लोग समझते हैं, एक एक पॉइंट समझिएगा बाबू, टाइम कम है इसलिए इतना फास्ट चल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में पक्का है कि आता होगा कि रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्म जीव या यहाँ पे प्रोटो, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि कराकर अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ उत्पन्न, जैसे प्यारे बच्चों एंटीबायोटिक है ना, टीके एवं एंजाइम आदि प्राप्त किए जाते हैं। और प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत ये भी आता है रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत कि अगर यहाँ पे डीएनए को काटना है तो जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो भी इसी के अंतर्गत आता है ना। अगर किसी एंजाइम है कि कोई जोड़ने वाला, डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है तो उसका इसी के अंतर्गत आता है। कोई ना कोई एंजाइम होगा जो प्यारे बच्चों क्या जोड़ेगा, जैसे लाइगेज है ना। तो यहाँ पे ये सब किसके अंतर्गत आता है? रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आता है। चलिए जैसे एक एग्जांपल देते हैं बाबू, ये हमारा मान लेते हैं कि कोई प्लांट है, हमने आपको फिर से समझा दिया, फिर से समझिए आप लोग क्योंकि जरूरी है ना। अब देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? कोई प्लांट है। ठीक है, अब प्लांट है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि ये हमारा क्या है? डीएनए है ना, ये डीएनए है जिसका रोग प्रतिरोधक अच्छा है। तो इसमें मान लेते हैं कि कोई अनुवांशिक यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों? जीन होगा। पहले एक मिनट रुक जाइए, इसमें बना लेते हैं डीएनए, यहाँ पे हम इसका भी डीएनए बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा डीएनए है ना। प्लांट ये है, प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या है? इसमें कोई ना कोई ऐसा जीन होगा जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण डीएनए में उपस्थित कोई ना कोई ऐसा जीन होगा जिसके कारण इसका क्या होगा? रोग प्रतिरोधक अच्छा होगा, है ना। यहाँ पे वांछित जीन होगा, वांछित जीन यहाँ पे लिख देते हैं कि वांछित जीन होगा, है ना, जिसके कारण इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा होगा। तो इस प्यारे बच्चों याद रखना है कि इस जिन को क्या करेंगे? इस डीएनए को काटेंगे, है ना, काट के हटाएंगे और फिर इसको स्थानांतरित करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस जिन को क्या करेंगे? इस पे अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये जो निर्माण होगा, ये जो डीएनए का निर्माण होगा, तो इस डीएनए को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो ये तो वांछित जिन है, वांछित जिन है जिसको हमने काटा और प्लांट बी पे अप्लाई किया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो बन के निकलेगा ना, इससे कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। ये हमारा प्यारे बच्चों अब तो इसका निर्माण अच्छे से हो गया क्योंकि इस पे इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा नहीं था मान लीजिए, और हमने इसका जिन निकाला और जिन निकाल के क्या किया कि इस पौधे पे यानी इस प्लांट पे अप्लाई कर दिया। तो प्यारे बच्चों इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा हो गया, यानी ये जो बना ये इसे क्या कहेंगे? पुनर्योगज डीएनए। ये बना हमारा क्या कहलाएगा? पुनर्योगज डीएनए, यानी इसको बनाया गया है पुनर्योगज डीएनए, इसका नाम देंगे, है ना। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे रासायनिक अभियांत्रिकी
अनुवांशिकी अभियांत्रिकी आपको समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, हमने अभी जस्ट आपको यही समझाया कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, कि वांछित जिन को काट के हटा के किसी और पे अप्लाई करना ही क्या कहलाता है, तो पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, कि कैसे होता है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे होता है, तो लिखिएगा कि सर्वप्रथम स्टेनले कोहन वह यहाँ पे हर्बर्ट बोयर ने 1972 ईस्वी में पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण बाबू किसने किया, कब किया, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण स्टेनले कोहन वो हर्बर्ट बोयर ने 1972 ईस्वी में पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया था, जिसमें कोई वांछित लक्षण वाले जीव को के डीएनए से, किसी वांछित लक्षण वाले, याद रखना कि वांछित लक्षण वाले डीएनए के किसी, याद रखना है कि डीएनए से जीन प्राप्त करके वाहक में डीएनए को स्थानांतरित करना। हमने क्या किया कि ये वाहक है, इसमें क्या किया प्यारे बच्चों, स्थानांतरित किया, है ना। वाहक में स्थानांतरित करना डीएनए का यहाँ पे क्या कहलाता है, स्थानांतरित करने की परिणाम स्वरूप बनने वाले डीएनए को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए। हमने आपको साफ साफ ये बताया कि बाबू इसका जो याद रखना है कि इसके बाबू मतलब निर्माण किसने किया था, तो बाबू सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्टेनले कोहन और यहाँ पे हर्बर्ट बोयर साहब ने 1972 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब प्यारे बच्चों याद रखना है कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, तो याद आपको यह रखना है कि वांछित लक्षण वाले जीव से डीएनए, ये वांछित लक्षण है, मान लीजिए कि इसका रोग प्रतिरोधक बहुत अच्छा है, हमने आपको यही ना बताया कि इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा है, इसका रोग प्रतिरोधक बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका नहीं है लेकिन इसमें फल बहुत ज्यादा आता है। तो प्यारे बच्चों डीएनए में उपस्थित वो जीन होगा और इसी जीन को किसी भी सहायता से, है ना, मान जीन गन के सहायता से, चाहे किसी भी सहायता से हम लोग क्या कर दिए कि इस प्लांट पे अप्लाई कर दिए, तो प्यारे बच्चों ये जो डीएनए बनेगा ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पुनर्योगज डीएनए। क्या, पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा। तो इसी को कहते हैं कि यहाँ पे वांछित लक्षण वाले जीवों के डीएनए से जीन प्राप्त करके, है ना, उसके डीएनए से जीन प्राप्त करके डीएनए में यहाँ पे याद रखना है कि स्थानांतरित करने के परिणाम स्वरूप जो बनने वाला डीएनए होता है ना, उसी को हम लोग पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर कि जो हमारा नया डीएनए बन रहा है ना, ये जो हमारा नया बन रहा है, ये जो हमारा नया बन रहा है यही कहलाएगा क्या, तो पुनर्योगज डीएनए। क्लियर, सभी बच्चे एक बार बता दीजिए क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, पुनर्योगज डीएनए यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों पुनर्योगज डीएनए के साधन कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि प्यारे बच्चों क्या डायरेक्ट हम लोग स्थानांतरित कर देंगे, नहीं, हम लोग डायरेक्ट स्थानांतरित नहीं करेंगे, पहले उसको काटेंगे, है ना, उसको क्या करते हैं, काटते हैं, है ना, डीएनए को काटना जोड़ना। अब डीएनए काटेंगे तो उसमें जानना ना पड़ेगा कि कहाँ पे है वो जीन। अब डीएनए तो मान लीजिए कि ये डीएनए हमारा हो गया, है ना, अब डीएनए में कहाँ है जीन ये सब तो चूज करना पड़ेगा ना। तो डीएनए को काटना भी पड़ेगा, उसको देखना भी पड़ेगा, सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, फिर उसमें से जीन प्राप्त होगा। तो फिर हम लोग जीन जब प्राप्त होगा तो उसको जीन गन की मदद से, इंजेक्शन की मदद से जिस पे भी अप्लाई करना होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन क्या है, इन्हें आणविक कैंची या रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। बाबू इसे क्या, प्रतिबंध एंजाइम, जैसे प्यारे बच्चों हमारा आता है पहला प्रतिबंध एंजाइम, पहला यहाँ पे आप लोग डालिएगा प्रतिबंध एंजाइम, है ना, सबसे पहले यहाँ पे प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबंध एंजाइम आप लोग डालिए हेडिंग में। ठीक है, उसके बाद से आप लोग यहाँ पे प्रतिबंध एंजाइम के बारे में थोड़ा सा लिखिए। पहले लिखिएगा कि इन्हें आणविक कैंचियां या रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। किसको, तो प्रतिबंध एंजाइम को। ठीक है, यहाँ पे ये एंजाइम डीएनए के विशेष स्थलों से काटता है। बाबू ये जो प्रतिबंध एंजाइम होता है ना, ये डीएनए को काटता है। बाबू ये क्या करता है, डीएनए को काटता है ना, यानी ये जो डीएनए है इसको क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, यानी जिसे हम लोग प्रतिबंध एंजाइम, यानी प्रतिबंध एंजाइम का काम क्या है, तो एंजाइम जो होता है प्रतिबंध एंजाइम ये डीएनए को विशेष स्थल से काटेगा। यानी प्रतिबंध एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को विशेष स्थल से काटता है। ठीक है, ये केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही क्रिया करता है, ये केवल क्या करता है, द्विसूत्री डीएनए पर ही क्या करेगा, ये क्रिया करेगा। तो ये प्रतिबंध एंजाइम आपको पता लग गया। अब देखिए कि यहाँ आप देखिए न्यूक्लियर एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। यानी प्यारे बच्चों जो न्यूक्लियर एंजाइम होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम आपको बता देते हैं। न्यूक्लियर एंजाइम
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? एक्सोन्यूक्लियस, है ना, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। पहला होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा क्या होता है बच्चे, यहां पे आपको क्लियर रखना है कि पहला तो हमारा हो गया एक्सोन्यूक्लियस, है ना, पहला हो गया एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, पहला हो गया हमारा एक्सोन्यूक्लियस। और दूसरा क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस, यानी सबसे ज्यादा अगर उपयोग किया जाता है तो एंडोन्यूक्लियस का उपयोग होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सोन्यूक्लियस क्या है। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के सिर, मतलब डीएनए के सिर से न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? डीएनए है, ये हमारा क्या है? डीएनए है, ठीक है, ये हमारा क्या है? डीएनए है, ठीक है। तो ये क्या करेगा प्यारे बच्चों? इसको सिरे से काटेगा, यानी प्यारे बच्चों ये इस प्रकार से काटता है। डीएनए को काटना पड़ेगा ना, मान लीजिए कि किसी प्लांट में, किसी जीव में, किसी में डीएनए है ना, तो उसको काटने के लिए क्या ये क्या करता है प्यारे बच्चों? सिरे से काटता है। यानी यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है? सिरे से काटता है, सिरे से काटता है, ठीक है। और बात किया जाए एंडोन्यूक्लियस, तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? यहां पे आप लोग समझिएगा कि जो एंडोन्यूक्लियस होता है ना, एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है प्यारे बच्चों, ये डीएनए को बीच से कट करता है, विशिष्ट स्थानों पर काटता है। मान लीजिए ये क्या है? हमारा डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए को कैसे काटेगा हम आपको बता देते हैं कि ये विशिष्ट स्थान से काटता है, बीच से काटता है, यहां से काटेगा, यहां से काटेगा, यहां से काटेगा, ये इस प्रकार से कटिंग करता है, जिसे हम लोग एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, है ना। तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि न्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्यारा बच्चों एक्सोन्यूक्लियस होता है, जो प्यारा बच्चों क्या करता है? डीएनए को सिरे से न्यूक्लियोटाइडस को काटता है, न्यूक्लियोटाइडस को काटता है, जो कि हमने बताया। और न्यूक्लियो यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को बीच से यहाँ पे विशिष्ट स्थान पर क्या करता है? काटता है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस प्यारे बच्चों जैव प्रौद्योगिकी में आप लोग यही सब पढ़ना है और इसके सिद्धांत में यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए कि पैलिंड्रोम सिंड्रोम, मतलब पैलिंड्रोम क्या होता है। देखिए पैलिंड्रोम क्या होता है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाना पड़ेगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है, इसके आप लोग बारे में लिखिए, ठीक है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है कि यह वर्णों या अक्षरों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें बना शब्द आगे या पीछे से पढ़ने पर समान लगता है ना। यानी याद रखिएगा कि वर्णों का एक ऐसा समूह जिससे जो बना शब्द होगा यहाँ पे आगे या पीछे से पढ़ने पर क्या समान शब्द बनता है। जैसे कनक, है ना, कनक को आगे से पढ़िए तभी कनक और पीछे से पढ़िए तभी कनक। यहाँ पे याद रखना जहाज हो गया तो जहाज को भी आगे से पढ़िए तभी जहाज और पीछे से पढ़िए तभी जहाज। जैसे कनक हो गया हमारा, नमन हो गया, मलयालम हो गया, ये सब क्या होते हैं? आदि होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पैलिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना है पैलिंड्रोम हमारा होता क्या है। अब देखिए पैलिंड्रोम तो हमने आपको ये बता दिया कि वर्णों का एक ऐसा समूह होता है जिसको आगे से पढ़िए पीछे से पढ़िए समान शब्द देता है। जैसे जहाज हो गया, मलयालम हो गया, है ना, यहाँ पे क्या है? मलयालम हो गया हमारा, है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कनक हो गया, इस प्रकार का। अब यहां से देखिएगा कि डीएनए पैलिंड्रोम से यह तात्पर्य है कि डीएनए के दोनों सूत्रों के साक्षर युग्मों का ऐसा अनुक्रम जिसे पढ़ने का क्या होता है? अभिन्यास समान रखा जाए। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि 5 से 3 डैश हो या 3 से 5 डैश, दोनों डीएनए सूत्र एक जैसे यहाँ पे अनुक्रम पढ़ने में मिलने में लगते हैं, ठीक है, मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा क्या है? डीएनए 5 डैश से क्या है हमारा? यहाँ से 3 डैश है और इसमें क्या दिया हुआ है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि GA, यहाँ पे क्या है? A, और यहाँ पे क्या है? T और यहाँ पे C है और 3 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब हम इसको बनाएंगे तो ये आपको याद रखना है कि 5 डैश का क्या हो जाएगा? उल्टा 3 डैश। अब यहाँ पे याद रखना है कि ग्वानिन के साथ क्या जुड़ा होता है प्यारे बच्चों? फटाफट से बता दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बोलेंगे ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ा होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा होता है, एडेनिन के साथ थाइमिन, और थाइमिन के साथ क्या हो जाएगा? साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना है कि साइटोसिन के साथ क्या होगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे याद रखना है कि गुआनिन होगा। यानी आगे और पीछे से पढ़ने पे समान दिखता है, ठीक है। और 3 डैश का क्या हो जाएगा? 5 डैश हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? एक बार बता दीजिए। चलिए CTT यहाँ पे याद रखना है, CTTCG, है ना, और यहाँ पे 3। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों? इसी को, है ना, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ से पढ़े तो GACTTC, यानी याद रखना है यहाँ पे TC। और प्यारे बच्चों फिर पढ़िए CTTAAG, तो यहाँ पे देखिए CTT और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे थाइमिन के साथ एडेनिन जुड़ा होता है ना, C का है लिख दिए हैं जी, यहाँ पे थोड़ा सा हमको गलती हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा A, थाइमिन के साथ प्यारे बच्चों एडेनिन जुड़ा होता है ना, एडेनिन और एडेनिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CTT
AAG, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, तो ये दोनों क्या है कि इधर से पढ़िए तभी समान, चाहे इधर से पढ़िए तभी समान। देखिए यहाँ पे GAAC, यहाँ पे देखिए GAATTC और यहाँ देखिए GAATTC, यानी आगे पीछे से पढ़ने पे क्या होता है, ये समान दिखाई देता है। इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पैलिंड्रोम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। जैसे प्यारे बच्चों वर्णों या अक्षरों का एक ऐसा समूह जो प्यारे बच्चों जिससे बना शब्द आगे या पीछे पढ़ने पे क्या लगता है, समान रहता है, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों पैलिंड्रोम यहाँ पे याद रखना है। से यह तात्पर्य है कि डीएनए के दोनों सूत्र के क्षारक युग्मों का ऐसा अनुक्रम जिसे पढ़ने का भी अभिन्यास जो होता है ना, अभिविन्यास जो होता है समान रखा जाए। जैसे 3 डैश से यहाँ पे 5 डैश से 3 डैश होता है या 3 से 5 हो, तो दोनों डीएनए सूत्रों पर एक जैसा क्या हो, अनुक्रम पढ़ने को मिलता है। जैसे हमारा क्या है GAATTC, जैसे GAATTC, तो याद रखना है कि 5 डैश का क्या हो जाएगा, 3 डैश है ना। और ग्वानिन क्या हो जाएगा, साइटोसिन एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है, एडेनिन थाइमिन और थाइमिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडेनिन से, थाइमिन एडेनिन और साइटोसिन ग्वानिन से। और 3 डैश का क्या हो जाएगा, ये 5 डैश हो जाएगा। ये 3 डैश का क्या हो जाएगा, 5 डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए कि पॉलीमरेज एंजाइम क्या है। ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, हमने प्यारे बच्चों पहला पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ेंगे पॉलीमरेज एंजाइम क्या है ना। यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारा टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, ये एंजाइम यहाँ पे याद रखना है कि टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइडो का बहुलीकरण करते हैं, जिससे डीएनए का निर्माण होता है ना। ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ये क्या करता है प्यारा बच्चों, ये एंजाइम यहाँ पे टेम्पलेट पर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडस का बहुलीकरण करता है, जिससे डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। पहला लाइगेज एंजाइम क्या होता है, ये सब प्यारा बच्चों याद रखना है कि जब उसमें से काटा जाएगा, जोड़ा जाएगा, उसके लिए ये सब होता है, ये सब एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, यह एंजाइम वाहक डीएनए एवं वांछित जीन, यानी जो विदेशी जीन होता है, खंडों को जोड़ने का काम करता है। यानी जब हम डीएनए को काटेंगे तो उसको जोड़ने के लिए भी कोई ना कोई एंजाइम चाहिए। तो ये क्या करेगा, यह जो एंजाइम होता है डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो याद रखना है कि जो लाइगेज एंजाइम होता है प्यारे बच्चों, क्या करता है, डीएनए खंडों को जोड़ने के काम में आता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि लाइगेज एंजाइम का कार्य क्या है, तो डीएनए के खंडों को जोड़ना। अगर हम डीएनए काट रहे हैं, उसमें से जीन निकाल रहे हैं, तो उस डीएनए को जोड़ने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, तो लाइगेज की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए क्लोनिंग वाहक है ना, ये क्लोनिंग वाहक क्या है प्यारे बच्चों, जब हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा मान लीजिए कि कोई जीन है ना, किसी डीएनए में उपस्थित जीन है जिसका रोग प्रतिरोधक अच्छा है मान लीजिए, तो क्या करेंगे, उसको काटेंगे है ना। काटने के लिए भी एंजाइम, मतलब कोई ना कोई प्यारे बच्चों एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी है ना प्यारे बच्चों। उसको जोड़ने के लिए उसको काटेंगे, जोड़ेंगे, पहचान करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। इतना सब करने के बाद प्यारे बच्चों अब क्या होगा, क्लोनिंग वाहक। यानी क्लोनिंग वाहक के रूप में मुख्यतः प्लाज्मिड एवं जीवाणु भोजी के काम में लिया जाता है। यहाँ पे याद रखना है कि यह वाहक जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रकृति में बनाने में सक्षम है। जीवाणु भोजी के जीनोम की जीवाणु कोशिकाओं में अनेक प्रकृतियां बना लेता है। यानी उसका क्या करेगा प्यारे बच्चों, अनेक प्रकृति कॉपी बना लेगा है ना। यहाँ पे जीवाणु भोजी के जीनोम की जीवाणु कोशिकाओं में अनेक प्रकार की प्रकृतियां बना लेता है। कुछ प्लाज्मिड की जीवाणु कोशिकाओं में 1 या 2 प्रकृतियां, जबकि कुछ प्लाज्मिड में 1500 तक प्रकृतियां बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे यदि विजातीय या वांछित डीएनए खंड इन वाहकों से जोड़ दिया जाता है, तो वह वाहक के साथ साथ विजातीय डीएनए की भी संख्या में भी गुणित हो जाती है। तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है कि क्लोनिंग वाहक अगर आपसे पूछेगा तो क्लोनिंग वाहक में आप लोग इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों आता है कि परपोषी जीव है ना, यानी परपोषी जीव। अब जो प्यारे बच्चों याद रखना है कि जब इतना कुछ हो जाएगा हमारा, जब उस प्लांट में से चाहे किसी भी चीज से हम लोग क्या करेंगे, उस डीएनए को, जीन को सारा निकाल के सब चीज हम लोग का क्या हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा है ना, सब चीज तैयार हो जाएगा। तो अगर हमको सूक्ष्म अंतः प्रक्षेपण करना होगा, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि पुनर्योगज जो डीएनए है उसको सीधे इंजेक्शन के द्वारा जंतु कोशिका में क्या कर देंगे, संकेंद्रित या प्रवेश करा दिया जाता है। जो हमारा पुनर्योगज डीएनए बन गया है ना, हमने आपको बताया पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। जब पुनर्योगज डीएनए बन जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इंजेक्शन द्वारा जंतु कोशिका में उसको क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे ना। और नहीं तो प्यारे बच्चों जीनगन क्या होता है, जब जीनगन क्या होता है कि पुनर्योगज जो डीएनए होता है ना, डीएनए को यहाँ पे सोने या यहाँ पे टंगस्टन के सूक्ष्म कणों से आवृत्ति करके पादप कोशिकाओं में उच्च वेग
के साथ प्रवेश करा दिया जाता है। यानी जिन गन के द्वारा हम पादप में क्या करेंगे, उस पुनर्योगज डीएनए को क्या करेंगे बाबू, प्रवेश करा देंगे। यहां देखिए रोगजनक वाहक द्वार है ना, यानी इससे भी हम लोग कर सकते हैं रोगजनक वाहक द्वार से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सुनिएगा यहाँ पे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रोगाणुओं को निष्क्रिय करके पुनर्योगज डीएनए को परिपोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये स्थानांतरित करने की विधि है कि जब हम डीएनए से निकाल लेंगे प्यारे बच्चों जो जीन होगा उसको, है ना, तो उसको परिपोषित कैसे करेंगे, जब जोड़ जाड़ लेंगे सब चीज कर लेंगे तो उसको किसी की में कैसे डालेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आता है प्यारे बच्चों कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक का प्रक्रिया, है ना प्यारे बच्चों, डीएनए यहाँ पे पुनर्योगज जो डीएनए है इसका तकनीक यानी बनाया कैसे जाता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, ठीक है, हम एक एग्जांपल देते हैं, ये कोई बच्चा ए है, ठीक है, ये कोई बच्चा ए है, ठीक है, जिसका क्या एग्जांपल है कि आजकल हेयर का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, ठीक है, हेयर ले लेते हैं। ये एक बच्चा को ये है जिसका क्या है कि बाबू इसका क्या है कि इसका बाल जो है ना बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका बाल जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका क्या है, ये मान लीजिए कि कोई लड़का है, ठीक है, ये लड़का इसका हेयर बहुत घना है, पूरा तेरे नाम झाड़ रहा है खूब बढ़िया से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये है, और एक ये है कि इसमें क्या है, इसका बाल ही नहीं टिकता है सर पे, इक्का दुक्का कहीं दिखेगा, ठीक है, इक्का दुक्का कहीं भी दिखेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके डीएनए में कोई ना कोई ऐसा जीन होगा ना, इसके डीएनए में कोई ना कोई ऐसा जीन होगा, कोई ना कोई ऐसा जीन होगा जिसके कारण से इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, बाल जो होगा इसका एकदम पूरा घना होगा, और इसके भी डीएनए में कोई ना कोई ऐसा कमी होगा जिसके कारण इसका बाल नहीं टिकता होगा। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों कि इसका जो डीएनए है, मान लीजिए कि इसमें एगो क्या मतलब वांछित जिन है, एगो वांछित जिन है जिसके कारण क्या होता है कि इसका बाल जो है पूरा घना है, ठीक है, इसका बाल पूरा घना है, और ये क्या है, इसका जो बाबू बाल है लंबा घना एकदम अच्छा क्वालिटी का है, और इसमें वही जिन क्या है अनुपस्थित है। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें क्या करेंगे कि इसके डीएनए से क्या करेंगे, हम उस जिन को निकालेंगे, और किस किस विधि से निकालेंगे यही सब हमको पढ़ना है, और इसमें क्या करेंगे स्थानांतरित करेंगे। अब जब इस जिन को निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसकी कॉपी कैसे बनाएंगे, है ना, इसकी कॉपी, क्योंकि बार बार इससे तो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ तुम अपना डीएनए दो फिर इसमें लगाना है ना। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसकी कॉपी कैसे बनती है, क्या होता है, यही सब हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया, है ना, यानी जो पुनर्योगज डीएनए है उसकी तकनीक की प्रक्रिया में सबसे पहले पढ़ेंगे कि डीएनए पृथक्करण का यहाँ पे क्या विलगन, डीएनए पृथक्करण का विलगन पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, एक एक बच्चे यहाँ पे बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। देखिए सबसे पहले डीएनए पृथक्करण या विलगन जो होता है कि वांछित जिन डीएनए वाली कोशिकाओं का चयन करके उनका लयन किया जाता है जिसमें उनका डीएनए या गुणसूत्र बाहर निकल आए। यानी सबसे पहले डीएनए का चयन होगा, ठीक है, डीएनए वाली कोशिकाओं का चयन होगा कि कहां पे वांछित जीन है, उसको क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों, जिससे यहाँ पे डीएनए उससे क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। यानी पृथक्करण, डीएनए पृथक्करण में क्या करेंगे कि वांछित जीन या डीएनए वाली कोशिकाओं का चयन करके उनका लयन किया जाता है कि कहाँ पे ये है। अब तो पता नहीं ना चलेगा इस डीएनए में कहाँ पे इसका कौन सा उपस्थित, यानी कहां पे वो जीन है। तो पहले डीएनए को निकाला जाएगा, और डीएनए को बाहर प्यारे बच्चों वांछित जीन को सबसे पहले निकाला जाता है। डीएनए खंड, अब क्या किया जाएगा कि उस डीएनए को टुकड़े किए जाएंगे, उस डीएनए का क्या किया जाएगा, टुकड़ा किया जाएगा, ठीक है। इस डीएनए को क्या किया जाएगा, ये जो डीएनए है अब तो पता नहीं है ना कि कहां पे है वो, मान लीजिए कि वो जीन यहाँ पे है, मान लीजिए कि वो जीन यहाँ पे है लेकिन वो तो दिख नहीं ना रहा है कि कहाँ पे है। तो क्या करेंगे, हम इसका टुकड़ा करेंगे, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टुकड़ा करेंगे और क्या करेंगे, डीएनए को काटेंगे, ठीक है। तो डीएनए का क्या करेंगे, उसके बाद से खंड करेंगे। सबसे पहले उस आदमी में से क्या करेंगे, डीएनए निकालेंगे, और फिर डीएनए का क्या करेंगे, खंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे। देखिए सबसे पहले कि प्रतिबंध एंजाइम को शोधित डीएनए, ध्यान में रखिएगा कि प्रतिबंध एंजाइम को संशोधित डीएनए अणुओं के साथ, यहां आप देखिए स्टम, यहां पे याद रखना है कि इष्टतम परिस्थितियों में रखा जाता है। प्रतिबंध एंजाइम पाचन का नियंत्रित एगारोज जेल इलेक्ट्रोफेरिक्स द्वारा किया जाता है ना। ऋण आवेशित डीएनए अणु धन आवेशित इलेक्ट्रोड एनोड की ओर गतिमान होते हैं। उपयुक्त प्रक्रिया वाहक डीएनए के साथ भी क्या होती है, संपन्न हो जाती है। स्रोत डीएनए वो वाहक डीएनए को एक ही विशिष्ट प्रतिबंध एंजाइम द्वारा काट लिया जाता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों उस डीएनए को, जो कटे हुए डीएनए है ना, मान लीजिए कि हमारा क्या है, कटा हुआ डीएनए है ना, ये क्या है हमारा कटा हुआ डीएनए, ये हमारा क्या है, कटा हुआ डीएनए, ठीक है, ये हमारा कटा हुआ डीएनए है। अब क्या करेंगे कि इसको इलेक्ट्रोफेरेसिस प्रक्रिया से गुजारेंगे, है ना। इलेक्ट्रोफेरेसिस प्रक्रिया क्या है, हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है, और इसमें
एनोड और कैथोड दोनों होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, एगो एनोड लगा दिया जाएगा यानी प्लस, और एगो क्या किया जाएगा, एगो कैथोड लगा दिया जाएगा, एगो माइनस वाला लगा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना है ना, कि एगो एनोड लगा दिया जाएगा, एगो कैथोड लगा दिया जाएगा, ठीक है। और एगो वैद्युत क्षेत्र इसमें क्या किया जाएगा, इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा, ये प्लस हो गया ये माइनस। इसमें जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो डीएनए को डाला जाएगा, तो डीएनए के जितने भी छोटे खंड है वो पहले आएंगे, फिर बड़े वाले खंड क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस पे क्या किया जाता है, जब ऐसे किया जाता है तो इस पे टॉर्च मारा जाता है, जिससे हमारा जो डीएनए दिखता है ना वो कुछ लाल कलर का दिखता है। इस पे मतलब टॉर्च मारा जाता है तो वो लाल और कलर का दिखता है, ठीक है। यानी इसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्रतिबंध एंजाइम, प्यारे बच्चों याद रखना है कि प्रतिबंध एंजाइम पाचन नियंत्रण एगारो जेल, यानी यहाँ पे याद रखना इलेक्ट्रोफेरेसिस द्वारा किया जाता है। ऋण आवेशित डीएनए अणु धन आवेशित इलेक्ट्रोड से एनोड की ओर गतिमान होते हैं, और उपयुक्त प्रक्रिया वाहक डीएनए के साथ क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। स्रोत डीएनए वाहक, यहाँ पे ध्यान में रखना है, स्रोत डीएनए वाहक के एक ही विशिष्ट प्रतिबंध एंजाइम द्वारा क्या किया जाता है कि अब पता लग गया कि हाँ यहाँ पे हमारा जीन है, उसको काट लिया जाता है। जब काट लिया जाता है तो उसका क्या किया जाता है, कॉपी बनाया जाता है बहुत सारा, है ना, क्योंकि बार बार उस लड़के को अब किसी में लगाना होगा तो बार बार उस लड़के को तो बुलाएंगे नहीं कि हाँ तुम्हारा जीन अच्छा है, तुम्हारा फिर से तुम्हारा जीन को लेना है ना, डीएनए चाहिए तुम्हारा। तो ऐसा नहीं होता है, जब वो डीएनए प्राप्त कर लिया जाता है, जीन प्राप्त कर लिया जाता है, तो फिर उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी प्यारे बच्चों पीसीआर से गुजारा जाता है। पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज, यहाँ पे याद रखना है, चेन रिएक्शन, यानी उसका क्या बहुत सारा कॉपी बना लिया जाता है। क्या किया जाता है, उसका बहुत सारा क्या कर दिया जाता है बाबू, कॉपी बना लिया जाता है। यानी याद रखिएगा कि यहाँ पे कैरोमुलिस ने 1885 में, याद रखना है कि कैरोमुलिस ने 1885 में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उद्भव किया। यानी पीसीआर के उद्भव किसने किया, तो यहाँ पे देखिए कैरोमुलिस ने 1985 में किया था, है ना। पीसीआर द्वारा डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े से कम ही समय में करोड़ों प्रकृतियां तैयार की जाती है। यानी पीसीआर एक ऐसा विधि है जिसका कॉपी प्यारे बच्चों करोड़ों में आप बना सकते हैं उसका, है ना, जो हमारा वांछित जीन है उसका आप क्या करेंगे, कॉपी हजारों करोड़ों में आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ देखिए टिक डीएनए पॉलीमरेज को, यहाँ पे याद रखना है टिक डीएनए पॉलीमरेज की सामान्य डीएनए पॉलीमरेज के साथ पर क्या किया जाता है, उसमें उपयोग में लाया जाता है ना। यानी अब जिसको लगाना होगा, जिसकी बाल की समस्या होगी वो क्या करेगा कि इसका हजारों करोड़ों कॉपी बना के उसमें क्या करेंगे, स्थानांतरित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे हमारा पुनर्योगज डीएनए बनाने की प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले उसमें से क्या करेंगे, डीएनए लेंगे, डीएनए को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, निकालेंगे और उसको खंड करेंगे, उसके बाद से इलेक्ट्रोफेरेसिस में उसको गुजारेंगे और वहां से जीन अपना प्राप्त करेंगे और फिर क्या करेंगे कि दूसरे किसी में क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर, ठीक है, ये है हमारा प्यारा बच्चों चैप्टर, जो आपको इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है वो हमने आपको बता दिया कि ये हमारा इतना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान में रखना है और इसी से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 11 वन शॉट यानी क्रैश कोर्स में हमारा समाप्त होता है। तो आप लोग एक बार बताइएगा कैसा लगा क्लास। अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।